हेलो एवरीवन, आई एम अंकुर। इस वीडियो में हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की स्टडी करेंगे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें दो ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है। एक होते हैं प्रोकैरियोट्स, एक होते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोट्स की सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते। वहीं पर यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी सेल्स में न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मतलब वो ऑर्गेनल्स जिनके पास स्वयं की मेम्ब्रेन होती है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में होते हैं, प्रोकैरियोट्स की सेल में नहीं होते हैं। इसी चीज़ को मैं आगे और डिटेल में समझाऊंगा। यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल होते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, फंगी और प्रोटिस्ट। एनिमल्स, प्लांट्स, फंगी और प्रोटिस्ट सभी यूकैरियोट्स होते हैं। आइए हम एक एनिमल सेल की स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये देखिए, यह एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। एनिमल सेल के सेंटर में आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रही होगी। इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डायग्राम में आप देख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर रेगुलर नहीं है, बीच बीच में आपको गड्ढे दिखाई दे रहे होंगे। इन गड्ढों को आप कहते हैं पोर्स। तो इस तरीके से ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाने वाले छोटे छोटे गड्ढे को हम कह देंगे न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको आप कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में कई सारे, ये देखिए यहाँ पर फाइबर्स होते हैं, इनको कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। न्यूक्लियस के अंदर एक जगह होती है जहाँ पर राइबोसोम्स बनते हैं, उस जगह को कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो इस तरीके से न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन फाइबर, इन सभी को मिलाकर हम कह देते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को आप सेल का कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो सभी एक्टिविटीज़ न्यूक्लियस ही रेगुलेट और कोऑर्डिनेट करता है। अब बात करें हम क्रोमेटिन फाइबर्स की जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्रोमेटिन फाइबर्स डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन भी मेनली होता है हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है क्रोमेटिन फाइबर। आगे जाकर क्रोमेटिन फाइबर ही क्रोमोसोम्स बनाते हैं। इस चीज़ को आगे और हम डिटेल में देखेंगे। न्यूक्लियस के अलावा एनिमल सेल्स के अंदर और भी ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से ही मिलकर बनते हैं। ये देखिए, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर इस तरीके से राइबोसोम्स अटैच हैं तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स नहीं हैं ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ये देखिए, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा गोल्जी बॉडी जो इस तरीके से दिखाई देती है। छोटे छोटे वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। ये देखिए एक और ऑर्गेनल लाइसोसोम। इस तरीके से इस चीज़ को आप देखिए, इसको कहते हैं हम साइटोस्केलेटन। ये दो प्रकार के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। इन्हें हम आगे डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जो राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर एनिमल सेल ली हुई है, तो जो राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं वो 80S टाइप के होते हैं। इस चीज़ को भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर एनिमल सेल के अंदर आप
न्यूक्लियस के पास दो रोड शेप स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। इन दो रोड शेप स्ट्रक्चर को आप सेंट्रियोल्स कहते हैं। अब इन दो रोड शेप सेंट्रियोल्स के आसपास 9 पेरीसेंट्रियोलिक फाइबर्स होते हैं और इस तरीके से इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को आप सेंट्रोसोम कहते हैं। तो इस तरीके से आपने एनिमल सेल की स्टडी करी। यहाँ पर आप देखते हो कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस भी होता है और बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई माइटोकॉन्ड्रिया को हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके पास अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है। ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और इस तरीके से ये रही माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, ये ऐसे ऑर्गेनल है जिनके पास खुद की मेम्ब्रेन होती है, इसलिए इन ऑर्गेनल्स को हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो एनिमल सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, और साथ में एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। इसलिए एनिमल सेल को हम क्या कहते हैं? एक यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पर आप ध्यान देना, एनिमल सेल के अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं। राइबोसोम्स के पास खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती, तो राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते हैं। तो इस तरीके से राइबोसोम क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते हैं, इसलिए राइबोसोम्स यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं और राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। आइए एनिमल सेल को एक और डायग्राम से देखते हैं। ये देखिए एनिमल सेल, ये रहा न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस को खोल के बता रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से आपको ये फाइबर दिख रहे होंगे, क्रोमेटिन फाइबर। ये न्यूक्लियोलस हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। यहाँ पर आपको यहाँ गड्ढे दिखाई दे रहे होंगे, ये न्यूक्लियर पोर्स हो गए। यहाँ पर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा होगा, ये गोल्जी बॉडी हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये लाइसोसोम हो गए, आप देख सकते हैं। ये देखो, ये दो रोड शेप स्ट्रक्चर जिनको आप क्या कह रहे हैं? सेंट्रियोल्स। साथ में ये आपको इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रही होगी। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेती है तो इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं माइक्रोविलाई। ये भी एनिमल सेल में हो सकती है। ये एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ और स्मूथ। किसी किसी एनिमल सेल में इस तरीके से लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है जिसको आप फ्लैजिला कहते हैं। यह फ्लैजिला मोटिलिटी में मदद करता है। इस चीज़ को हम एक एक करके आगे जाके डिटेल में देखेंगे। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को जाना, एनिमल सेल की स्ट्रक्चर देखी दो डायग्राम से। अगले वीडियो में हम एक और यूकैरियोटिक सेल जो कि प्लांट सेल होती है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमल सेल में क्या क्या होता है जो प्लांट सेल में नहीं होता। भाई एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक सेल होती है, प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक सेल होती है, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पर एनिमल सेल में लाइसोसोम्स होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं और ये दोनों स्ट्रक्चर प्लांट सेल में नहीं होते। तो इसी के साथ हमने एनिमल सेल की स्टडी पूरी की। अगले वीडियो में हम प्लांट सेल की स्टडी करेंगे। थैंक यू।